वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में सारे के सारे उनको बनाने के यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने कवर किया CH यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर, और उसमें हमने अच्छे से इस कंसेप्ट को समझा कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है, यानी उसकी नेचर पोलराइज्ड है, ध्रुवीय है। उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन, और हेलोजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अब उस बॉन्ड की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जो प्रॉपर्टीज हैं हैलाइड्स की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हेडिंग डाल लें आप कॉपी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, और सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और सोल्यूबिलिटी को। अच्छा, इसमें जो कंसेप्ट्स आएंगे स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, उनको बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी में ये कंसेप्ट काम में आएंगे। ये कॉमन कंसेप्ट हैं बच्चों, यहां आप अच्छे से उनको समझ लेंगे तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें आसानी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल ही लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आप हेडिंग डालेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के मामले में एल्किल हैलाइड्स की क्या विशेषता है, किस तरह से वो बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, तो कंपैरिजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होते हैं। यानी कोई एल्किल हैलाइड है, उसकी अपन कंपैरिजन करें उतने ही, लगभग उतने ही आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन से कंपैरिजन करें उसका हम, कि लगभग इतने। देखो बॉइलिंग पॉइंट में मोलेक्युलर मॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आणविक द्रव्यमान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर लगभग बराबर आणविक द्रव्यमान वाली एक एल्केन ले लें, उतने ही आणविक द्रव्यमान वाला यदि एल्किल हैलाइड लें और दोनों के क्वथनांक को देखें, तो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज्यादा होता है। अब यहां पर प्रश्न आता है क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि RH जो अणु है, एल्किल हैलाइड जो अणु है, वो ध्रुवीय होते हैं, नेचर में पोलर हैं, वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इस वजह से अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, वो एल्केन की तुलना में इनमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनमें पोलर है। तो एक अणु का पॉजिटिव, दूसरे अणु का नेगेटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल मजबूत होगा। अगर दोनों अणुओं को अलग अलग करना है तो उस आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। क्वथनांक वाली जो बात है उसको बहुत अच्छे से समझें आप। क्वथनांक का मतलब वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी द्रव होता है वो वाष्प में गैसीय अवस्था में बदलता है। इसमें होता क्या है, द्रव जब गैस में बदलता है तो होता क्या है, अणुओं के बीच की दूरी तो चेंज होती है। अब देखिए RH में क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास दूसरा अणु है, उसकी भी सेम यही स्थिति है। अब देखिए इन दोनों के ये जो सिरे हैं, इस सिरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों एंड के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। अब एल्केन के साथ यदि इसकी तुलना करें तो एल्केन तो होती है RH, ये दूसरा अणु RH, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है
उसमें इस प्रकार से एल्किल हैलाइड की तरह पोलैरिटी नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, तो इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होंगे, या अपन यूं कहें इनकी तुलना में वीक हो। देखो वैसे तो सभी पदार्थ के अणुओं के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस तो होते ही होते हैं, अगर उसको बिल्कुल से जीरो मान लें तो वो तो आइडियल गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि भाई हमने क्यों कहा कि बराबर मोलेकुलर मास का एक हम एल्किल हैलाइड ले लें, एक एल्केन ले लें, तो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज्यादा क्यों है? इसलिए है क्योंकि एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और विपरीत आवेशित सिरों के मध्य आकर्षण के कारण से उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बन जाते हैं, और वो एल्केन्स की तुलना में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग होंगे तो इन अणु, भाई द्रव जब वाष्प में बदलता है तो अणुओं के बीच की दूरी तो बदलती है, ठोस में बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ी दूरी पर और गैस में बहुत ज्यादा दूरी पर। अगर इन अणुओं को दूर दूर करना है तो इनके बीच में ये जो आकर्षण बल है इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए आपको बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, और उस यौगिक का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो एल्केन में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होते हैं उनकी तुलना में एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग? क्योंकि एल्किल हैलाइड के अणु कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, उनमें दो ध्रुव होते हैं, धन और ऋण। इस वजह से उनके बीच में अंतराण्विक बल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी और इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। क्लियर है पहला पॉइंट? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर, यह ऐसा कंसेप्ट है सभी आगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे सभी में लागू होगा। यही समझ लें इसको अच्छे से, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक हमेशा बढ़ते हैं। क्यों? वजह क्या है इसकी? क्योंकि वान डर वाल्स बलों की संख्या बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, और उनके बीच में जो वान डर वाल्स बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है इसमें? यह कहना चाहता है कि मान लीजिए अपन कंपेरिजन कर रहे हैं, सपोज करो अपन कंपेरिजन कर रहे हैं कि बताइए CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, आपसे पूछ लिया कि इन्हें क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, यानी आप ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, सबसे कम क्वथनांक किसका। तो हमने देखा कि हैलोजन तीनों में सेम है, ठीक है, कार्बन की संख्या में फर्क है। इसका मतलब इसमें देखो मैथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, इसमें एल्किल समूह सबसे छोटा है। आणविक द्रव्यमान यदि देखें तो इसका आणविक द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, और हमारा कंसेप्ट कह रहा है कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे वान डर वाल्स बॉन्ड बढ़ते जाएंगे और उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ज्यादा बंद होंगे, उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्वथनांक ज्यादा होगा। तो सीधा सा इनमें क्रम क्या हो गया? ये क्रम हो गया। तो जब भी आप से इस प्रकार का ऑर्डर, इस प्रकार का क्रम पूछा जाए तो आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि अगर हैलोजन सेम है लेकिन एल्किल समूह के आकार में अंतर है, तो आपको ध्यान रखना है एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा, यानी अणुओं का मोलेक्युलर मास जितना ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस पॉइंट के साथ ये एग्जांपल या ये ऑर्डर है वो आपको नोट कर लेना है। इस कंसेप्ट को समझने में ये आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए अब इसी से रिलेटेड बच्चों अगला कंसेप्ट है, ये तो हमने समझ लिया, अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उससे हमारे क्या बात समझ में आई? उससे हमारे ये समझ में आया कि अगर हैलोजन सेम है तो एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब इसका दूसरा पक्ष देखें कि मान लीजिए एल्किल समूह का आकार तो सेम है, सभी में मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है, और हैलोजन अगर चेंज है, एक में फ्लोरीन, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन, तो भी वही कंसेप्ट है। भाई चारों हैलोजन उनमें से देख लो, मोलेकुलर मास
कौन सा हेलोजन है उस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास ज्यादा है। हमें पता है चारों हेलोजनों में से फ्लोरीन सबसे हल्का है और आयोडीन सबसे भारी है। अगेन वही लॉजिक अपने काम में आएगा। तो कह रहा है कि समान एल्किल समूह वाले हैलाइडों में क्वथनांक का क्रम। तो लॉजिक समझ में आ गया। सबसे भारी कौन है, मोलिकुलर मास किसका ज्यादा है, वही अपना सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला मॉलिक्यूल होगा। क्लियर बात है। चलिए इस क्रम के लिए मैं यहां पर बच्चों क्रम नोट कर देता हूं। मैं कहूंगा RCl इसकी बजाय ज्यादा होगा ब्रोमाइड का, इसकी बजाय ज्यादा होगा आयोडाइड। क्लियर है बात। ऐसा क्यों, देखो एल्किल समूह इनमें सेम है, आर की जगह आप मिथाइल भी कह सकते हैं, इथाइल भी। ये क्लियर किया गया ना बात को। समान है एल्किल समूह वाले, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। उसमें पहले वाला हमने कंपैरिजन किया, उसमें हेलोजन सेम था, एल्किल समूह अलग अलग था। तो हमने देखा कौन सा एल्किल समूह भारी है, किसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, उसका क्वथनांक ज्यादा है। वही बात यहां पर कर रहे हैं। पर एल्किल समूह सेम है लेकिन हेलोजन में तो फर्क है। तो हम देखेंगे कौन से हेलोजन युक्त अणु का मोलिकुलर मास ज्यादा है। हम जानते हैं हेलोजनों में से ये सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास जिसमें आयोडीन होगा, उस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा। एटॉमिक वेट हेलोजनों में आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है। तो इसको हमने क्वथनांक के क्रम में सबसे ज्यादा बता दिया। सीधी सी बात। एक एग्जाम्पल और लें क्या इसमें, चलिए एक और ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इसको। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3Cl CH3Br CH3I, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड। हमें कह दिया कि इन यौगिकों को या इन हैलाइड्सों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले आपने जैसे देखा समझ में आ गया कि भाई एल्किल समूह का आकार तो सब में सेम है। तो फिर हमने देखा कि आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन है और इनमें सबसे ज्यादा मास किसका होगा, आयोडीन वाले का। तो हमारा ये क्रम हो गया। क्लियर बात है। तो दोनों सिचुएशन हमने समझ ली। एल्किल समूह सेम हो, हेलोजन अलग हो, तो जो हेलोजन सबसे ज्यादा मास वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर हेलोजन सेम हो, एल्किल समूह अलग अलग हो, तो भी वही लॉजिक है कि जो एल्किल समूह सबसे ज्यादा मास वाला है, सबसे ज्यादा हैवी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट। अच्छा, ये जो बातें दोनों जो लॉजिक पढ़े हैं हमने, वो हर जगह काम में आएंगे। आप किसी भी एल्कोहलों की मान लीजिए कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो भी आपको वही देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो आपको मोलिकुलर मास ही वहां देखना, सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास जिसका होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको अपन डिस्कस कर ही रहे हैं। चलिए ये 2 पॉइंट क्लियर है अपने। अब अगली बात करते हैं अपन। देखो अब कह रहा है कि समावेवी हेलो एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते हैं। अब बच्चों अच्छे से इस बात को आप समझते चलें। एक बार हमने हेलोजन सेम लिया, एल्किल समूह अलग अलग लिए। एक बार हमने एल्किल समूह सेम लिया, हेलोजन अलग अलग लिए। अब की बार दोनों ही सेम ले लेते हैं और दोनों ही सेम होंगे और यौगिक अलग अलग होंगे, तो उनको क्या कहेंगे हम, समावेवी। समावेवी का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक या ऐसे अणु जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन गुणों में भिन्नता होती है, वही तो कहलाते हैं समावेवी। तो अब की बार हेलोजन भी वही है और एल्किल समूह भी उतने ही कार्बन वाला है। हाँ, व्यवस्था में उनमें भिन्नता होगी तभी तो समावेवी बनेंगे। तो अगर वो हेलो एल्केन समावेवी हैं तो हमें क्या देखना है, अब मोलिकुलर मास वाली जो बात है वो तो काम करेगी नहीं, मोलिकुलर मास तो सेम होगा सबका। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों अपने को देखना है श्रृंखला, उसमें कितनी शाखाएं हैं, कितनी ब्रांचिंग है। उसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही उनका क्वथनांक घटता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर जगह सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काम में आएगा, खाली एल्किल हैलाइड की बात नहीं है, हर जगह काम में आएगा, हर जगह अप्लाई करना है अपने को इसको, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, देखो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी तो शाखाएं बढ़ती हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है वो मोलिक्यूलर लगभग गोल आकार लेना शुरू कर देता है
और उसका सरफेस एरिया घटता जाता है। पृष्ठीय क्षेत्र, जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो क्वथनांक में कमी आएगी। ये इसके पीछे कारण है। यहां मैं जोड़ देता हूं इसको। श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया घटता है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वान डेर वाल फोर्सेज कम हो जाएंगे, तो क्वथनांक में कमी आ जाएगी। क्लियर बात है? चलिए अब अच्छा, हर जगह ये लॉजिक काम है अपना, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, कहीं भी कंपैरिजन करवा रहा हो समावयवियों की, तो मॉलिक्यूलर मास सेम होता है समावयवियों में। तो आपको ये देखना है कि ब्रांचिंग किस में ज्यादा, जितनी ज्यादा ब्रांच उतना ही कम सरफेस एरिया और उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट। चलिए एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं इस बात को। देखो बच्चों, यहां पर 4 कार्बन वाला एक हैलाइड ले रहा हूं, मैं ब्रोमाइड ले रहा हूं, और उससे हम पूरी बात को समझेंगे। चलिए समावयवी ले लेता हूं मैं। ये पहला समावयवी मैंने ले लिया। नाम इनके दिमाग में आप सोचते जाएं, साथ साथ आप सोचें, इनके नाम सोच के तैयार रखें। इतने में मैं फटाफट आगे और लिख देता हूं। फटाफट इनके नाम आपने सोच लिए होंगे दिमाग में, तो बोलो पहले का नाम क्या है? 1-ब्रोमोब्यूटेन। 1-ब्रोमोब्यूटेन, बिल्कुल। और इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला इसमें है, दूसरे पे है, तो इसका नाम हो गया बच्चों 2-ब्रोमोब्यूटेन। बिल्कुल ठीक है। और इसका नाम, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, दूसरे पे ही मेथिल है, दूसरे पे ही इसमें क्या है? ब्रोमो है। तो अपन कहेंगे 2-ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। पहली बात तो ये समझें आप कि ये तीनों आपस में समावयवी हैं। कैसे पता चलेगा आपको समावयवी है? इनके आणविक सूत्र देखो आप, तब पता चलेगा। आणविक सूत्र यानी उस अणु में टोटल परमाणु, कौन सा परमाणु किस संख्या में है। देखो बच्चों, यहां पर फटाफट मेरे साथ आप गौर करें। इसमें गिनो कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो कार्बन हो गए 4। हाइड्रोजन 3 2 5 7 9, हाइड्रोजन हो गई 9, और एक Br है। तो ये इसका अणुसूत्र हो गया C4H9Br। इसका और देख लेते हैं। तो कार्बन बताओ 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 5 और 6 और 3 9 और एक Br। क्लियर है बात? इसमें और गिनो, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 6 9 और एक Br। बोलो, अणुसूत्र तीनों के सेम है? बिल्कुल। और संरचना में आप देख रहे हैं फर्क है तीनों में। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? समावयवी हैं। अब समावयवियों में हमें क्वथनांक का क्रम कैसे पहचानना है? बिल्कुल क्लियर है। इसका जो लॉजिक है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि जैसे जैसे उसमें ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम हो जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कमी आएगी। तो पहला अपन ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल अनब्रांच्ड है, अशाखित है, और इसमें देखिए ब्रोमीन खुद है वो यहां पर जुड़ा हुआ है, और इसमें इसकी बजाय इसमें श्रृंखलन बढ़ा है और इसमें श्रृंखलन और भी बढ़ा है, क्योंकि इसमें इस कार्बन पर इस साइड में भी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इस साइड में ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो बाएं से दाएं अपन जा रहे हैं तो ब्रांचेज बढ़ रही हैं, शाखाएं बढ़ रही हैं, और ब्रांचेज बढ़ती हैं तो क्वथनांक में कमी आती है। इसका मतलब इन तीनों में क्वथनांक का ये क्रम हो जाएगा, ये वाला क्रम हो जाएगा बच्चों। इनमें देखो
ये सबसे ज्यादा, फिर ये, और सबसे कम ये। सबसे कम क्वथनांक इसका क्यों? क्योंकि इसमें शाखाएं सबसे ज्यादा हैं। जितनी ज्यादा ब्रांच उतना ही कम क्वथनांक। तो मैं समझता हूं इस एग्जाम्पल से पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई आपके। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये अपने काम में आएगा कि अगर हम कहीं भी तुलना कर रहे हैं और वो यौगिक समावयवी है, बिल्कुल वही फंक्शनल ग्रुप है, वही उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, समावयवी हैं, फिर उनके अगर क्वथनांक की हमें कंपैरिजन करनी हो तो ये लॉजिक अपने काम में आएगा कि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाए। चलो, ये अपनी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड सारी बातें हैं वो पूरी होगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होता है? वो लिक्विड में, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट के मामले में अगर अपन देखें तो एल्किल हैलाइड्स में तो ऐसी कोई अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती नहीं है इसमें। और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, वो होगा डाइहेलोबेंजीन से रिलेटेड। कि जो डाइहेलोबेंजीन होती हैं उनमें जो पैरा समावयवी होता है, आपको ध्यान होगा अपन ने नोमेनक्लेचर के टाइम आपको बताया था कि डाइहेलो जो बेंजीन होती हैं उनमें नोमेनक्लेचर में 3 तरह के प्रीफिक्स काम में लेते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ध्यान है? तो वो यहां पर देखो, आप कह रहा है कि जो पैरा समावयवी होते हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं। अगर अपन कंपेयर करें तीनों को, ऑर्थो, मेटा, पैरा को अगर कंपेयर करें समावयवियों को, तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलता है। इसका कारण यह है कि वो सममित होते हैं, अपनी सिमेट्री, सममिति के कारण वो क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होते हैं, अच्छी तरह से एडजस्ट होते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि अच्छी तरह से फिट होते हैं वो क्रिस्टल में। इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। चलिए इसमें कंपेयर कर लेते हैं अपन। एक डाइहेलो का एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये डाइक्लोरोबेंजीन ले ली हमने, और ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं ये भी डाइक्लोरोबेंजीन ही है, बस दोनों क्लोरो हैं, उनकी पोजीशन में फर्क है, दोनों की पोजीशन में फर्क है। इसमें दोनों ऑर्थो स्थिति पे जुड़े हुए हैं, तो इसका मैं नाम लिखूंगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसमें 1,4 पोजीशन, 1,2 के लिए ऑर्थो काम में लेते हैं, 1,4 के लिए पैरा काम में लेते हैं। तो अपन कह देंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक बात है। अब वापस उस बात पे आते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कहना यह चाह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट के मामले में यह देखा जाता है कि जो डाइहेलोबेंजीन, जैसे यहां पर डाइक्लोरोबेंजीन ली हमने, उनके समावयवियों की अगर अपन तुलना करें तो पैरा समावयवी जो होता है, ये वाला पैरा समावयवी के गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके। इसकी वजह यह है कि इनमें सममिति है, देखो बिल्कुल आमने सामने जुड़े हुए हैं दोनों Cl, है ना। इस वजह से अपनी इस सममिति की वजह से ये क्रिस्टल जालक में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से समायोजित होते हैं, बहुत अच्छे से एडजस्ट होते हैं। और अच्छे से एडजस्ट होंगे तो बनने वाले बॉन्ड है वो मजबूत होंगे, और इस वजह से उनको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये कारण है इसका। पैरा समावयवियों का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि वे अपने सममिति के कारण से क्रिस्टल जालक में अच्छी तरह से एडजस्ट होते हैं, अच्छी तरह से फिट होते हैं क्रिस्टल जालक में। इस वजह से उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होती है। तो कुल मिला के यहां पर इसका जो एग्जाम्पल ये अपन लिख रहे हैं, इसमें कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे ये
यानी हम कह रहे हैं कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा होता है। क्यों होता है यह हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बात है। तो मेल्टिंग पॉइंट में केवल ये एक पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, केवल ये एक पॉइंट आपको लिखना है। क्लियर बात, आगे बढ़ जाए। चलिए अब तीसरा पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे, वो है सोल्यूबिलिटी, विलेयता। विलेयता में देखो कह रहे हैं कि हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, अल्प विलय होते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से नहीं घुल पाते हैं एल्किल हैलाइड्स जल में। कारण ऐसा क्यों है, वो अच्छी तरह से क्यों नहीं घुल पाते हैं जल में? क्योंकि इनके व जल के अणुओं के बीच जो नए आकर्षण बल बनते हैं। देखो कोई भी यौगिक हो चाहिए, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, हर जगह लागू होता है कि पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पुराने बंध टूटकर नए बंध कब बनते हैं? यदि नया बनने वाला बंध पुराने वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनते हैं? जब बॉन्ड बनते समय ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बनने वाले अणु की एनर्जी जितनी कम होगी, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अब जल के अणुओं में एल्किल हैलाइड क्यों नहीं घुलते हैं? क्योंकि जल के अणुओं में जब हैलाइड्स को डालेंगे, अगर जल का अणु हैलाइड के अणु के साथ जुड़ता है तो जो नया आकर्षण बल बनेगा एल्किल हैलाइड और जल के बीच में, उसमें कम ऊर्जा निकलती है। कम ऊर्जा वाला काम जिसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब तो नया जो बॉन्ड बन रहा है वो तो कमजोर हो गया। तो कमजोर बॉन्ड बनने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, सीक्वेंस बता दिया आपको। पुराना बंध टूटकर नया कब बनता है? जब नया बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। यहां पर तो नया बनने वाला है वो वीक है, इसलिए ये नहीं बनता। इसी वजह से एल्किल हैलाइड जल में नहीं घुल पाते। तो नया जो बंध बनता है उसमें कम ऊर्जा निकलती है, और ये जल के अणुओं के मध्य जो ऑलरेडी हाइड्रोजन बंध हैं, हाइड्रोजन बंधों लिखना है यहां पर, हाइड्रोजन बंधों से दुर्बल होते हैं। मतलब देखो, जल के अणुओं के बीच में ऑलरेडी आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इस तरह से। ये एक जल का अणु, ये दूसरा जल का अणु, ठीक है। और इसमें पार्शियल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की दो शर्त बच्चों आपको पता है। एक तो वो जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन होनी चाहिए, नंबर एक बार। नंबर दो, वो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में ये तीन आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसके साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। क्लियर है बात? चलिए, इससे क्या होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये जो हल्का सा अट्रैक्शन यहां पर आ जाता है, इसी को बच्चों कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कहना क्या चाहता है कि जैसे ही आपने RX डाला जल में, और मान लिया कि RX में यहां पर बॉन्ड बना RX, और इधर क्या है, जल का अणु है। ये तो ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं जल के अणुओं के बीच में। अब एल्किल हैलाइड डालेंगे तो ये नए बॉन्ड वहां पर बनेंगे। ठीक है, अब ये जो नया बनने वाला बॉन्ड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है यहां पर, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। विपरीत आवेशित सिरे को पास पास अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिख देता हूं बच्चों में, इसको इस तरह से अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड पास पास है, अट्रैक्शन यहां पर भी होगा, लेकिन इनके बीच में होने वाला जो अट्रैक्शन है वो इस अट्रैक्शन की तुलना में दुर्बल है। क्यों है दुर्बल? क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ देखिए आप, हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड जो एलिमेंट होते हैं जिसमें ये तीनों आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है इनके बीच में, ये इस नए बनने वाले की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इस वजह से ये नया बॉन्ड नहीं बन पाता है, और नहीं बन पाता है तो हेलो एल्केन है वो, हालांकि इसमें ऑपोजिट चार्ज है, इस वजह से हल्का सा अट्रैक्शन होने से कुछ मात्रा में स्लाइटली कुछ अणु हैं वो सोल्यूबल जल में हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी सोल्यूबिलिटी है जल में वो बहुत कम होती है। और बाकी तो आप जानते हैं हेलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में तो विलय हो गए, कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। सोल्यूबिलिटी के मामले में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल लागू होता है और वो है समान समान को गोलता है, इक्वल डिजोल्व्स इक्वल। वो कंसेप्ट हर जगह लागू होता है, यहां पर भी है। तो इस तरह से बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में हैलाइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें 3 पॉइंट्स हमने मुख्य रूप से डिस्कस किए, जिसमें सबसे ज्यादा जोर अपना रहा बॉइलिंग पॉइंट पे कि बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से प्रभावित होते हैं और क्रम कैसे निकाला जाए, और थोड़ी थोड़ी अपन ने चर्चा की मेल्टिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी की। तो ये अपना हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन पूरा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, हैलाइड्स की, एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम उसमें पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।